अब देखो इधर बात ना करो। जब कल हम चित्र बनाए थे तो सबसे पहले हम लोग संपीडक पढ़े थे। संपीडक के बाद शोधन और शुष्कन कक्ष था, इसके बाद उत्प्रेरक कक्ष था, फिर संघनित्र था और लास्ट में परिसंचरण पंप था, है ना? तो अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर हम चित्र से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। चित्र को थोड़ा सा अगर तुमने सही बनाया हुआ है तो आसानी से चित्र से लिख सकते हो। सर्वप्रथम हम N2 तथा H2 गैस को, अब वहां पे ये मत लिखो कि द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से और भाप अंगार गैस से प्राप्त H2, ठीक है ना? ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम लिख सकते हो N2 तथा H2 गैस को कितने के अनुपात में, 1 और 3 के अनुपात में संपीडक में ले जाकर उसका दाब कितना कर लेते हैं, 200 वायुमंडल कर लेते हैं। फिर उसे शोधन कक्ष में ले जाते हैं, जहां पर क्या भरा होता है जी, सोडा लाइम भरा होता है। यहां पर मिश्रण में उपस्थित अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और गैसीय मिश्रण शुद्ध और शुष्क हो जाता है, अब इस शुष्क और शुद्ध गैसीय मिश्रण को कहां लेके जाते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं। अब तुमने रिएक्शन याद किया तो उत्प्रेरक पता ही होगा क्या है Fe। तो उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, जहां पर 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म आयरन उत्प्रेरक, आयरन रहता है ना, तो जहां पर 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में N2 और H2 आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अमोनिया बना लेते हैं, जिसका आयतन कितना % होता है, 10% होता है। बाकी बचे कितने होते हैं, 90% कौन होता है, N2 और H2 होता है। तो यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण को संघनित्र में ले जाते हैं, जहां पर अमोनिया द्रवित हो जाती है और उसे निकास द्वार से बाहर निकाल लेते हैं। शेष बचे गैसीय मिश्रण को कहां ले जाते हैं, परिसंचरण पंप में ले जाते हैं और यहां से पुनः इस गैसीय मिश्रण को कहां भेज देते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। तो चित्र बनाओगे तो सारी पाइप तो तुमको दिखेगी ही, कैसे कैसे कहां गया है, उसके बाद उसी पाइप के माध्यम से लिखते चले जाओ किसको कहां लेके जाना है। हो गया ना? तो जरूरी नहीं कि उसको जाके रटो तुम, बस चित्र बनाना ध्यान में रखो। चित्र बनाने से तुम बोल के आसानी से लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं करना कि जो हम लिखवाए हैं एक एक लाइन बाय लाइन वही होना चाहिए कि हम ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए हैं, वो बदल नहीं सकता है। वो साधारण तीर थी, तुम अपना तीर भी वहां लगा सकते हो। समझ गए ना? ध्यान देना, तुम चाहे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। समझ गए? एग्जामिनर तुमसे यही देखा जाता है कि तुमने उसको कितना क्रिएटिव तरीके से लिखा है। अगर रटने के तरीके से लिखोगे तो उसको लग जाएगा कि बस रटा रटाया है, बाकी कुछ जानता नहीं है। इसलिए तुम अपने तरीके से उसको लिखने की कोशिश करना। इसीलिए हम हर साल इन यौगिकों को चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि चित्र के माध्यम से तुम उनको लिख कैसे सकते हो। इसलिए ज्यादा फोकस तुम्हारा चित्र तैयार करने पे होना चाहिए। चित्र तैयार है तो 1.5 नंबर तो तुम्हारा वैसे फिक्स है, और चित्र अगर तुमने बना लिया तो क्रिया भी तुम कितने गंदे भी प्रकार से लिख दो तब भी तुमको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा उसमें, मतलब 3 में से तुम्हारा 2.5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और अगर तुमने सही तरीके से, मतलब जैसे हमने इसमें बताया कि आगे आगे लेके गए हैं, वैसे अगर तुमने प्रदर्शित कर दिया तो पूरा का पूरा तुमको 3 नंबर मिलना है। इसमें नंबर नहीं करता है। और 2 नंबर तुम्हारा रिएक्शन कराता है, वो फिक्स से मिलता है। 5 नंबर तुमको फिक्स से मिल जाएगा। तुम केमिस्ट्री के पेपर में आराम से 66 से 67 नंबर पा सकते हो, गारंटी के साथ कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका आंसर तुमको 1.5 से 2 पेज में लिखना हो। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका आंसर 1.5 से 2 पेज में लिखना होगा। सारे तुमको क्रिएटिव टाइप के सवाल होते हैं, मैक्सिमम उनका आंसर 2 से 3 लाइन में होता है, और जिनका आंसर 2 से 3 लाइन में होता है उनको वस्तुनिष्ठ माना जाता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब समझते हो? जिस पर नंबर देने में टीचर अपने व्यक्तिनिष्ठता का प्रयोग नहीं कर सकता है या टीचर अपने भावना का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये ध्यान दिए रहना। अब यहाँ पे बनाने की विधि दे दिया और तुमने लिख दिया सही तरीके से, तो उसमें क्या कहेगा कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए था। उसमें उसकी कोई सोच काम नहीं करेगी, याद रखते रहना।
क्योंकि ये तर्कपूर्ण है, उसको पता है, क्या कहेगा कि नहीं पहले शोधन कक्ष में नहीं, पहले उत्प्रेरक कक्ष में ले जाना चाहिए था, तब शोधन मिला, तो ये अच्छा लगता है देखने में, अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगने की बात नहीं है, वही तर्कपूर्ण है, वही सार्वभौम सत्य है, बस यही होना चाहिए इसमें, ठीक है, ये ध्यान दिए रहना। तो यहाँ पे तुम लिखोगे तो नंबर तुमको पूरा मिलेगा, नंबर कटने की संभावना नहीं होती है, बस चीजों का डेफिनेशन बढ़िया से करना। और यहाँ पे कहीं भी तुमको किसी भी सवाल का आंसर एक पेज से ऊपर नहीं मिलने वाला है, ये समझ लेना बात, सिंपल। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसमें नंबर कटता है लिखावट पे, जैसे हिंदी इंग्लिश में कटता है, तो इसमें कभी नहीं कटता है, नंबर तुम पूरा पा सकते हो। फिर भी हम 67-68 नंबर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम 1-2 नंबर की गलती तो कहीं ना कहीं अवश्य ही कर दोगे, समझ गए। लेकिन फिर भी हम मिनिमम तो 65 बोल ही रहे हैं कि आराम से पा सकते हो, अगर तुमने रिएक्शन अच्छे तरीके से तैयार कर लिया और इन चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया। जो इंपॉर्टेंट बताए उसको फिक्स तैयार करना, बाकी एग्जाम से क्या होगा खुद बता दोगे क्या है क्या नहीं, समझ गए। एग्जाम दे के आना, उसके बाद बता देना कि बताया हुआ नहीं आया, तब हम मान लेंगे कि हाँ हमने नहीं पढ़ाया, याद रखे रहना। लेकिन पहले तुमको जितना हम बता दिए उतना तो तैयार करना ही पड़ेगा, इसके साथ लापरवाही किए तो बाकी तुम लोग जानोगे। अभी अगर सोचते हो कि नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, पेपर टाइम में पढ़ लेंगे, तो पेपर टाइम में गारंटी है कुछ नहीं पढ़ पाओगे, याद रखे रहना। क्योंकि पेपर के टाइम में 5 के 5 सब्जेक्ट तुमको ध्यान देने पड़ते हैं। अभी तुम्हारे पास क्या है, अभी ऑप्शन है, तुम हिंदी इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, समझ गए। तुमको 3 ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। पीसीएम के विद्यार्थी वैसे भी हिंदी इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो 3 दिन 4 दिन में पढ़ के हिंदी इंग्लिश निकाल लेते हैं आराम से, जितना उनको चाहिए होता है। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, टाइम बढ़ाओ और उसको अच्छे तरीके से अध्ययन करो अभी से। अगर नहीं अध्ययन किए तो बाकी बाद में फंसोगे, वहां पे रोगे, जानोगे हम कुछ नहीं जानते। ध्यान दिए रहना, जितना अभी पढ़ोगे वही तुम्हारा है। पेपर टाइम में तो खाली रिवीजन समझो है, और पेपर टाइम में रिवीजन का मतलब कम से कम दूसरी तीसरी बार वो रिवीजन चलना चाहिए। पेपर टाइम का रिवीजन कम से कम तो तीसरी बार होना ही चाहिए। और समझ लो 2 बार तुम लोग का हो ही जा रहा है, एक बार अभी हम पढ़ा रहे हैं, एक बार टेस्ट ले रहे हैं, और एक बार अभी 4-5 चैप्टर का पुनः टेस्ट लेने वाले हैं। सीधे सीधे 2 हफ्ते का टाइम देंगे, बस इसी संडे को बताने वाले हैं। सोमवार को बता देंगे टेस्ट कब होगा, 4 या 5 चैप्टर का, मतलब 5 खत्म हो चुका है ना, तो 5 चैप्टर का एक साथ टेस्ट होगा, और वो टेस्ट होगा तुम्हारा मिनिमम 70 नंबर का। तब देख लेते हैं कितने पानी में हो, कितना तुम लोग तैयार कर लेते हो। एक चैप्टर तो तैयार करना आसान होता है। चलो शुरू करते हैं। तो यहां से तुम लोग चित्र पे फोकस करना, चित्र से तुम लोग लिख सकते हो, बस थोड़ा सा याद रखना, मतलब इसमें जो ये मान दिए गए हैं, नहीं तो पता चला कि चित्र तो रट लिए हो कि संमीटर में ले जाते हैं, पता ही नहीं कितना दाब करना है, लिख दिए 2 सब्जेक्ट में 2000 लिख दिए, समझ गए। तो तुमको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा मान इसमें याद रखो। अब जैसे इसमें सोडा लाइन याद कर लो कि शोधन कक्ष में सोडा लाइन होता है, अपने चित्र में तुम उसी में सोडा लाइन लिख सकते हो, उत्प्रेरक कक्ष में यही चित्र में ही नीचे लिख सकते हो कि Fe है 500 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद संघनित्र में तो जानते ही हो, संघनन करने का मतलब ठंडा करना उसको, तो वो तो जानते ही हो, फिक्स है। परिसंचरण पंप से पाइप तुमको सीधे दिख रही थी, कहाँ आगे लगी थी, फिर से उत्प्रेरक कक्ष में, तो उसमें सीधे लिख देना कि परिसंचरण पंप से कहाँ लेके जाते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में लेके जाते हैं। ये प्रकार से तुम्हारा अमोनिया पूर्ण हो जाएगा ना। तो जैसे चाहो तुम वैसे लिख सकते हो, हमने बता दिया, हमारा काम था बताना, तुम्हारा काम है लिखना और तैयार करना। चलो अब शुरू करते हैं। अमोनिया तो यहां से प्राप्त हो गई, अब हमको पढ़ना है अमोनिया का भौतिक गुण, इसके बाद पढ़ना है रासायनिक गुण, फिर पढ़ना उपयोग। तो पहले हेडिंग लिखो, अब अमोनिया का भौतिक गुण। अमोनिया का भौतिक गुण, अमोनिया का भौतिक गुण हो गया। इसमें लिखो यह एक रंगहीन यह एक रंगहीन हो गया, तीव्र विशेष गंध वाली यह एक रंगहीन तीव्र विशेष गंध वाली हो गया।
वायु से हल्की गैस है, वायु से हल्की गैस है, इसका अणुभार 17 है, जबकि वायु का 29, तो हल्का है कि नहीं है। इसका अणुभार, यह क्या लिखे, वायु से हल्की गैस है, इसका अणुभार 17 है। कैसे 17? एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन का होता है परमाणु भार 14 और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 3, तो 14 में 3 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 17। मतलब NH3 है तो एक को N का हो गया 14 और प्लस 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17। और भार इसी तरह से निकालते हैं, जितने परमाणु है सभी परमाणु भारों का योग। चलो कहां तक लिख लिए? अगला पॉइंट, इसको सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसको सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तो अच्छी बात है, लेकिन जेब में घुमा करो, कहीं नाटक करना और धीरे सूंघ लिया। हो गया? इसको सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं और अधिक मात्रा में सूंघने पर, मृत्यु भी हो सकती है, और अधिक मात्रा में सूंघने पर मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि अभी हम लोग पीछे जब हाइड्राइड पढ़ रहे थे तो हाइड्राइड में पढ़े थे, ये सभी हाइड्राइड कैसे होते हैं? विषैले होते हैं, जिनकी विषाक्तता नीचे जाने पर बढ़ती है। अर्थात अपने हाइड्राइडों में तो ये कम ही विषैला, बाकी इससे भी अधिक विषैले हैं। समझ गए? बिस्मथीन सबसे ज्यादा विषैला था ना। चलो लिखो अगला पॉइंट, अमोनिया अणु जल में अत्यधिक विलेय है। अमोनिया अणु है, अमोनिया गैस बोले हैं, अणु बोले हैं। देखो, अमोनिया अणु जल में अत्यधिक विलेय है। हो गया? अब देखो, यहां से एक सवाल दिमाग में पनपना चाहिए। पहुंचे थे अमोनिया अणु जल में अत्यधिक विलेय है। यहां से सवाल उठता है, अमोनिया है एक सहसंयोजक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी बंध बना होता है, और जबकि जल जो होता है केवल आयनिक यौगिकों को अपने में घोलता है। अर्थात जल में वही घुलते हैं जो जल में जाने के बाद अपना आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जी? आयन। तो ये कैसे घुल गया? कोई भी सहसंयोजक यौगिक अगर जल में घुलता है तो उसके घुलने का एकमात्र कारण हाइड्रोजन बंध होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। अर्थात वही सहसंयोजी यौगिक जल में घुलते हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। वो भी कौन सा हाइड्रोजन बंध? हाइड्रोजन बंध भी 2 प्रकार का था, एक अंतरा अणुक और एक अंतः अणुक। तो बताओ कौन सा घुलेगा, अंतरा अणुक वाला कि अंतः अणुक वाला? अंतः अणुक का मतलब समझते हो? अपने अणु में खुद में ही हाइड्रोजन बंध बना लेगा, तो उसको जल से कौन लेना देना रहेगा? मतलब जब अपने घर में बना लिया तो उसको बाहर से कौन सा लेना देना है? कोई मतलब है क्या? नहीं। जिसको घर में नहीं कोई मिला वही तो बाहर वाले से बंध बनाएगा। अर्थात यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो है। अब ये हाइड्रोजन को अगर हाइड्रोजन बंध बनाना है तो क्या इसी नाइट्रोजन जुड़ जाएगा?
वो तो बेचारा पहले से जुड़ा हुआ है, जुड़ने के लिए किसी दूसरे को खोजता है। तो जब जल में जाता है तो जल में ये उसकी कमी कौन पूरा कर देता है? हाइड्रोजन, क्योंकि जल का सूत्र इस तरह से होता है ना, H2O, देख रहे हो? तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, हो गया। ऐसे ही इसका हाइड्रोजन जो है यहाँ नाइट्रोजन के साथ बना लेगा, मतलब किसी दूसरे के साथ बनाएगा, इतना दूर से आप थोड़ी बनाएगा, इतना दूर आकर्षण बल नहीं काम करता है। आवेशों के बीच की दूरी बढ़ने से आकर्षण बल क्या होता है? घटता है, याद रखे रहना। तो इतना दूर से नहीं काम करेगा, यहाँ पे कोई दूसरा अमोनिया आ जाएगा, ये इस तरह से ये इससे जुड़ जाएगा, दिख रहा है? ऐसे धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, जुड़ने से देखो ये आपस में जुड़ गए ना, जुड़ने का मतलब ये घुल गया। अब देखो ये NH3 है और ये H2O है, जब ये जल में घुलता है तो ये यौगिक बन जाता है NH4OH, नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात यह एक क्या है? क्षार है। तो अमोनिया का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है, अर्थात यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। समझ गए ना? तो लिखो, कहां तक लिखे? अत्यधिक विलेय है, क्योंकि हो गया, यह एक ध्रुवीय अणु है, यह एक ध्रुवीय अणु है तथा जल के अणु के साथ हाइड्रोजन, ये अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बना लेता है। क्या लिखे? जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है। तो अंतरा अणु और अंतः अणु से याद रखना, जब हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच बनता है, मतलब या कहें तो दो अणुओं के बीच बनता है, ये कहें दो अणुओं के बीच बनता है तो उसे अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और जब एक ही अणु के बीच बन जाता, मतलब एक ही अणु के अंदर बन जाता है, तब उसे हम अंतः अणु कहते हैं। तो तनिक हमको ये बता दो, ये कौन सा होगा? ये अमोनिया है, ये भी अमोनिया है, इनके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बंध बना। बताओ ये अंतः अणु है कि अंतरा अणु है? सोच बताना, अंतः अणु है कि अंतरा अणु है? अंतरा अणु है। ये गोला बना दिए तो वो नहीं समझ रहे हो? अमोनिया का एक अणु है, ये अमोनिया का एक अणु है, तो दो अणु है ना, दो अणु समान की बात तो नहीं की, अभी तो वही बदल दिया ना, परिभाषा बोले हैं कि दो अणुओं के बीच जब हाइड्रोजन बंध बनता है तब अंतरा अणु कहलाता है, और एक ही अणु के भीतर बन जाता है तब उसे हम अंतः अणु कहते हैं। समझ गए? जैसे एक यौगिक तुमको हम दिखा रहे हैं, ये देखो, ये बेंजीन रिंग है, इससे यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है। तो ये जो H है इस Cl के साथ बना लेता है, ये पूरा का पूरा एक ही अणु है। तो इसने जो हाइड्रोजन बंध बनाया, क्या किसी दूसरे अणु का प्रयोग किया? इसने जो हाइड्रोजन बंध बनाया, क्या किसी दूसरे अणु का प्रयोग किया है? नहीं किया है, इसने खुद के साथ बना लिया, मतलब उसी अणु में ही बना लिया है। तो इसे हम अंतः अणु कहते हैं। और जबकि ये वाला देखो, एक अणु ये है, दूसरा अणु ये है, इसने दूसरे अणु के साथ बनाया ना, इसलिए देखो परिभाषा बदल दिए हैं। पहली बार गलत बोल दिए थोड़ा, कि भिन्न भिन्न बोल दिए थे, भिन्न भिन्न नहीं, बस केवल दो अणु में याद रखना इसमें। यदि हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के बीच बनता है तो उसे हम अंतरा अणु कहेंगे, और अगर एक ही अणु के भीतर जैसा इसमें दिख रहा है इस तरह का बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतः अणु कहेंगे। तो यहाँ पे ये भी अंतरा अणु है, क्योंकि अमोनिया का एक अणु और जल का एक अणु दो अणुओं के बीच बना है ना। इसी प्रकार इसमें अमोनिया का एक अणु, अमोनिया का दूसरा अणु, दो अणु के बीच बना हुआ है, तो ये भी अंतरा अणु है।
जबकि ये वाला अंतः अणु है, क्योंकि एक ही अणु के अंदर बन गया है, इसने अपने किसी दूसरे अणु का प्रयोग नहीं किया हुआ। समझ गए? ये ध्यान में रखना। तो ये वाले जल में कम घुलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये अपने में हाइड्रोजन बंध बना लिए तो क्या ये जल से बनाने जाएंगे? नहीं बनाएंगे। इसलिए ये वाले जल में कम घुलते हैं और ये वाले जल में अधिक घुलते हैं। याद रखे रहना। अब अभी जब हम कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे तो कार्बनिक यौगिकों में भी पढ़ेंगे कुछ जल में अधिक विलेय होते हैं। तो जल में कौन अधिक विलेय होंगे? जो हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, अर्थात जिनमें OH समूह पाया जाएगा, जिसमें NH2 समूह पाया जाएगा, जिनमें COOH समूह पाया जाएगा, इस प्रकार का। ठीक है ना? फ्लोरीन वाले यौगिक तो मान लो बहुत कम मिलते हैं। सामान्य रूप से कार्बनिक यौगिक ये वाले और ये वाले और ये वाले ही ज्यादा मिलते हैं। तो इन्हीं की चर्चा करते हैं कि मतलब ये वाले जो यौगिक होंगे ये जल में क्या होंगे? ज्यादा घुलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कहां तक लिख लिए जी? हाइड्रोजन बंध हाँ बनाता है, हो गया ना? आगे काली पेन से लिखो। उल्टा हम लोग बोले थे क्या भी? यहाँ बताए हैं इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। वहां किस लिटमस को किस रंग में बोले हैं? नीले को लाल में बोले हैं, वो अम्ल की प्रकृति होती है। ये क्षार है तो लाल को नीले में बदलेगा। देखो अब कहा था लिखे? तो अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। हो गया? यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। हो गया? ये अभिक्रिया लिख लो। NH3 + H2O, तीर के बाद NH4OH। हो गया? आगे लिखो। अगला पॉइंट, अमोनिया गैस का क्रांतिक ताप। अमोनिया गैस का क्रांतिक ताप। अमोनिया गैस का क्रांतिक ताप हो गया? उच्च कोष्ठक में लिख देना 133 डिग्री सेल्सियस। 133 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः इसे सामान्य ताप पर हो गया 7 वायुमंडलीय दाब पर। सामान्य ताप पर 7 वायुमंडलीय दाब पर। इसको 7 नहीं आ रहा होगा वो 7 लिख लेना। ओके?
7 वायुमंडलीय दाब पर हो गया, द्रवित किया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है, हो गया। तो अभी फिलहाल हम जहां निवास कर रहे हैं इसका दाब 1 वायुमंडल है। कितना है? 1 वायुमंडल। अगर यहाँ का दाब 7 वायुमंडल कर दिया जाए, जो अमोनिया गैस होगी वो क्या हो जाएगी? द्रवित हो जाएगी। याद रखे रहना। क्यों ऐसा होता है? इसमें एक नई चीज आई है। क्या? एक नया शब्द इसमें आया क्या? क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप क्या है? व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्या बोल रहे हो? कुछ साफ साफ बोलो तो सुने हम। किसी को पता है क्रांतिक ताप? कुछ हद तक पहुंच रहे हो। देखो, जब हमारे पास कोई गैस होती है, बात को ध्यान देना, जब हमारे पास कोई गैस होती है तो उसको द्रवित करने का 2 तरीका हमारे पास है। या तो उसको ठंडा किया जाए, क्योंकि कोई भी गैस द्रवित कैसे होगी पहले ये जान लो। जब हम गैस को किसी बर्तन में रख दिए हैं तो उनकी प्रवृत्ति बर्तन में हर जगह भागने की होती है। और जब तुमने फिजिक्स में गैसों का अणुगत सिद्धांत पढ़ा होगा, चाहे इससे 1 साल पहले जो 11 में रहे होंगे, उन लोग को हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ाया था। तुम लोग को द्रव अवस्था नहीं पढ़ाए थे क्या? नहीं पढ़ाए थे। द्रव्य की अवस्था नहीं पढ़ाए थे। तो फिजिक्स में तो पढ़े ही होंगे अणुगत सिद्धांत। तो गैसों के अणुगत सिद्धांत में ये कहा जाता है कि गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है। कभी शून्य नहीं कहा जाता, वहां ये बात को याद रखना। अगर शून्य कह दिया जाए तो गैसें कभी द्रवित नहीं होंगी। समझ गए ना? उनके बीच का आकर्षण बल नगण्य होता है। क्यों? क्योंकि इनकी गति इतनी तेज होती है कि इन पर एक दूसरे के आकर्षण का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, परंतु थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता है। इसी के कारण जो हमारा पीवी बराबर एनआरटी समीकरण था, उसमें संशोधन करके वान डर वाल्स ने अपना वान डर वाल्स समीकरण दिया था। समझ गए? ये ध्यान दिए रहना। तो अब क्या हुआ यहाँ पे? इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है। ये अपने पूरे वेग से इस बर्तन में हर जगह गति करने की क्षमता रखते हैं। हर जगह पे गति करेगा। गैस है तो पूरी जगह गति करेगा। ठीक है ना? अब इनको द्रवित करना है तो क्या करना होगा? इनको पास लाना होगा, क्योंकि द्रव अवस्था में क्या होता है? द्रव अवस्था में एक निश्चित सीमा के भीतर अणुगतिशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का आकर्षण बल थोड़ा बढ़ जाता है और ये एक दूसरे को छोड़ के भाग नहीं पाते हैं। तो सब एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, भारी रहते हैं, तो नीचे बैठे रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो अब क्या करना है? अगर इसको द्रवित करना है तो हमें क्या करना होगा? इनमें क्या हुआ था? द्रव अवस्था में आकर्षण बल इनका अधिक था कुछ, जिसके कारण ये एक दूसरे से बंधे हुए थे। तो वही काम हमको गैस में करना है। अगर हम गैस को द्रवित करना चाहते हैं तो गैस को द्रवित करने के लिए इसके आकर्षण बल को बढ़ाना होगा। अब आकर्षण बल कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आकर्षण बल पास आने से ही बढ़ेगा। ये अणुओं में आकर्षण बल लगता क्यों है? इस अणु के अंदर द्विध्रुव के कारण धनायन और ऋणायन बने होते हैं और उन्हीं धनायनों और ऋणायनों के बीच अणुओं का आकर्षण लगता है, जो बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होता है। इसलिए जब तक ये दूर भाग रहे हैं तब तक नगण्य है, और जब पास आएंगे तभी तो आवेशों का आकर्षण बढ़ेगा। तो अगर तुम इनको द्रवित करना चाहते हो तो 2 काम करना होगा। एक तो इनको पास लाना होगा, दूसरा इनकी ऊर्जा कम करनी होगी, क्योंकि जब तक ऊर्जा अधिक है तब तक बहुत तेजी से भागेंगे। जब इनकी ऊर्जा कम हो गई तो क्या ये तेजी से भाग पाएंगे? नहीं भाग पाएंगे। ये ध्यान देना। तो अब हुआ क्या? अगर तुम इसको पास लाना चाहते हो तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम इनको ठंडा करने लगे। ठंडा करने लगेंगे तो धीरे धीरे इनकी गति ऊर्जा क्या होगी? कम होगी और इनकी गति कम होगी।
जब इनकी गति कम होगी तब इन पर दूसरे अणु का प्रभाव पड़ने लगेगा। अभी तुम्हारे बगल से कुछ खूब तेज से निकल जाए तो उसको पकड़ लोगे? नहीं, आराम से जा रहा पकड़ लोगे, उसको पकड़ लोगे ना। वही चीज यहाँ पे है कि जब इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है तो इनकी गति धीमी होती है और ये पास पास आने लगते हैं, और जैसे ही पास आने लगेंगे इनके बीच का आकर्षण बल बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते ताप घटाते घटाते एक समय ऐसा आएगा कि ये द्रव में बदल जाएंगे, और जिस ताप पर ये द्रव में बदल जाएंगे वही इस गैस का द्रवणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गैस का द्रवणांक, चाहे उस गैस की द्रव अवस्था का क्वथनांक। जैसे हमारा जल है ना, तो जल का क्वथनांक पढ़ते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जल वाष्प अवस्था में रहता है। तो अगर हमारे पास वाष्प है तो वाष्प एक गैसीय अवस्था है ना, तो वाष्प को ठंडा करते करते हम कहाँ चले आए? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो फिर वो वाष्प किसमें बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा। वही इनके साथ है कि इनको ठंडा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये किस अवस्था में बदल जाएंगे? द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया द्रवणांक। क्या हो गया जी? द्रवणांक। अभिक्रांतिक ताप का कोई मतलब नहीं निकला, हो गया। ये द्रवणांक हो गया, ठंडा करते करते एक निश्चित ताप तक पहुंचे, वहां पे ये द्रव अवस्था में बदल गई। लेकिन पता चला कि इस गैस का द्रवणांक था, मान लो अमोनिया गैस को ही ले लिया जाए, तो अमोनिया गैस का द्रवणांक होता है -35 डिग्री सेल्सियस। अब सामान्य स्थिति में तो -35 डिग्री सेल्सियस करना संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए हम दूसरी प्रक्रिया अपनाते हैं। अभी बर्तन का आयतन इतना बड़ा दिख रहा है तो ये इतनी दूर पे है, दिख रहा है। अब लगो बर्तन को दबाने, बर्तन को दबाने लगो। बर्तन को दबाओगे तो क्या होगा? बर्तन को दबाओगे तो क्या होगा? बर्तन छोटा होगा ना, और जब बर्तन छोटा होगा, अब मान लो दबा के तुमने इस बर्तन को इतना छोटा कर दिया, तो क्या गैस के अणु कुछ निकल के भाग गए थे क्या? नहीं, गैस के अणु तो उतने ही है ना। तुमने बर्तन को दबा के छोटा कर दिया, अर्थात अब इन अणुओं को इसी सीमा के भीतर रहना होगा। क्या पाते हो? अणु इसकी अपेक्षा पास पास आ गए हैं, आ गए हैं ना। तो अब इनकी बीच का जो आकर्षण बल है इसकी अपेक्षा कुछ अधिक हो जाएगा, हो जाएगा ना। आकर्षण बल इनको दबाने से कुछ अधिक हो चुका है। अब जब हम ताप कम करेंगे तो हमको द्रवणांक तक नहीं जाना होगा, हमको द्रवणांक तक नहीं जाना होगा, कम ही करना होगा। क्योंकि देखो द्रवणांक तक क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आयतन तो उतना ही था, ये दूर दूर थे। हम इनको ठंडा करके गतिज ऊर्जा कम करके पास ला रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? हमने दबा के ही पहले कुछ पास ला दिया है, अर्थात आकर्षण बल पहले की अपेक्षा कुछ पहले ही बढ़ा दिया, बढ़ा दिया है ना। अब जब तुमने पहले ही आकर्षण बल बढ़ा रखा है तो क्या तुम्हें पुनः इतना ठंडा करने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि तुमने आकर्षण बल को बढ़ाया था। आकर्षण बल को मान लो यहाँ पे कितना था? 0.5 हमने नगण्य माना है, 0.5 था। और हम मान रहे हैं कि जब इनके बीच का आकर्षण बल 10 हो जाएगा तब ये द्रवित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? द्रवित हो जाएंगे। अर्थात ठंडा करके इनके बीच का आकर्षण बल अभी हमने कितना बढ़ाना पड़ेगा? 9.5 बढ़ाना होगा ना, तभी तो ये 10 पे पहुंचेंगे। क्योंकि 0.5 इनके बीच लग रहा है और 10 हमको पहुंचाना है, तो 9.5 हमको बढ़ाना होगा ना। बढ़ाना होगा नहीं बढ़ाना होगा? अब देखो दूसरी स्थिति में हमने क्या किया? इनको पास पास कर दिया, तो पास पास आने से इनके बीच का आकर्षण बल पहले ही 2 हो चुका है। क्योंकि पास पास आ गए तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा ना। आवेशों के बीच जब दूरी कम होती है तो उनका आकर्षण बल बढ़ता, तो यहाँ पे पहले ही 2 हो चुका है। अब तुमको अगर इसको द्रवित करना है तो जाना तो 10 तक ही है, अर्थात कितना बढ़ाना होगा? केवल 8 बढ़ाना होगा। तो क्या ताप ज्यादा कम करना होगा? अब नहीं, इसकी अपेक्षा अधिक ताप पर ही इसको द्रवित कर सकते हो। मान लो इसको -35 तक ले जाना पड़ा, और अगर तुमने पहले ही इतना कर लिया है तो हो सकता है -10 पर, -5 पर, -20 पर ही ये द्रवित हो जाए, हो जाए ना। तो ये चीज से अभी हम क्रांतिक ताप की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्रांतिक ताप क्या है? एक ऐसा ताप है जिससे ऊपर गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं कर सकते। मतलब अभी देखो यहाँ पे क्या किया हमने? दाब बढ़ा दिया, ताप कम किया, तो इसकी अपेक्षा कुछ ऊपर ही द्रवित हो गई ना ये।
जब सिंपली हमने किया था तो -35 तक ले जाना पड़ा था, और जब हमने पहले ही दाब बढ़ा के किया तो -10 या -5 पर ही द्रवित हो गया। जितना ज्यादा दाब बढ़ाओगे उतना ही उच्च ताप पर द्रवित होती जाएगी गैस। हो गया। तो यहाँ पे क्रांतिक ताप एक ऐसा ताप है जिसके ऊपर गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब, अगर इस अमोनिया का तापमान हम 135 डिग्री सेल्सियस कर दें, कितना कर दे, 135 डिग्री सेल्सियस, तो तुम इसका दाब चाहे जितना बढ़ा दो, बर्तन को एकदम पिचका दो, ये कभी भी द्रव अवस्था में नहीं आने वाली। ये ध्यान देना, ये कभी भी द्रव अवस्था में नहीं आएगा। तुम 1000 वायुमंडल, 2000 वायुमंडल, 3000 वायुमंडल इसका दाब कर दो, कभी भी ये द्रव अवस्था में नहीं आएगा। लेकिन अगर अमोनिया का ताप 133 से कम है, मान लो 130 है, तब इसको तुम दाब बढ़ाते बढ़ाते ही द्रवित कर सकते हो। और हमारा सामान्य ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। हम तो 133 के बहुत नीचे हैं, देख रहे हो नहीं देख रहे? तो इसीलिए कहा गया कि 7 वायुमंडलीय दाब पर ही द्रवित हो जाता है। 7 मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, एक वायुमंडल हम लोग रह रहे हैं, बस 6 को बढ़ाना है, 6 बढ़ाए 7 से ये आसानी से द्रवित हो गया। तो कमरे के ताप पर यह आसानी से द्रवित क्यों होती है? क्योंकि इसका क्रांतिक ताप कमरे के ताप से अधिक होता है। तो एक चीज ध्यान में रखो, कमरे के ताप पर दाब बढ़ाने पर वही गैसें द्रवित होंगी जिनका क्रांतिक ताप कमरे के ताप से अधिक होगा। जिनका क्रांतिक ताप कमरे के ताप से अधिक होगा, अगर उनका क्रांतिक ताप कमरे के ताप से अधिक है तभी तो उनको दाब बढ़ा के तुम द्रवित कर सकते हो। अगर उनका क्रांतिक ताप कमरे के ताप से कम हो गया, अर्थात मान लो क्रांतिक ताप 16 डिग्री सेल्सियस है और कमरे का ताप हमारा कितना है, 25, तो क्या 25 से उसको द्रवित कर पाओगे? नहीं। अगर तुम उसको द्रवित करना चाहते हो तो 16 से नीचे पहले लाना होगा, समझ गए? और जबकि इसका 133 था, तो 133 से नीचे तो हम पहले थे ही, और बहुत ज्यादा नीचे। अरे 133 कहाँ है, ये 25 कहाँ, बहुत ज्यादा नीचे है। इसलिए हमको दाब भी ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ता है, 6 से 7 वायुमंडल। अभी ये 130 वाले की जो बात की है ना, यहाँ पे दाब हमको कुछ ज्यादा बढ़ाना होगा, 100, 150, 200 तक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रांतिक ताप के निकटतम ही तो है वो, इसीलिए कुछ ज्यादा ही दाब बढ़ाना पड़ेगा। क्रांतिक ताप से जितना दूर चलते जाओगे उतना ही कम दाब बढ़ाना होगा, और लास्ट तक आते आते अगर हम -35 पे चले आए तो तनिक भी दाब नहीं बढ़ाना होगा, अपने आप वो द्रवित हो जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे, उसका द्रवणांक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रवणांक। जल्दी लिख लो, ये भौतिक गुण खत्म करो, कल रासायनिक गुण शुरू करते हैं। कहाँ तक लिखे जी? हाँ, आगे लिखो। हाँ, इसका द्रवणांक, इसका द्रवणांक, इसका द्रवणांक हो गया -33.5, -33.5, 35 मत लिखना, 33.5 लिखना है। क्या कर रहे हो? अरे उसी में लिखो तो अगला पॉइंट, इसका द्रवणांक -33.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो, अगर द्रवणांक पता करना चाहते हो तो तुम्हें दाब नहीं बढ़ाना है, याद रखे रहना, क्योंकि अगर तुमने दाब बढ़ा दिया तो द्रवणांक से पहले ही द्रवित हो जा रही है गैस। देख रहे हो, दाब तुमने बढ़ाया तो -33.5 तक नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें यहीं पे द्रवित कर लोगे गैस को। इसीलिए अगर द्रवणांक तुम पता करना चाहते हो तो उसका दाब कितना रखना है, 1 वायुमंडल ही रखना है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर 1 वायुमंडल से तनिक भी तुमने बढ़ा दिया तब द्रवणांक नहीं पाओगे, उससे पहले ही गैस द्रवित हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना है, द्रवणांक ज्ञात करो, चाहे क्वथनांक ज्ञात करो, चाहे गलनांक ज्ञात करो, हर स्थिति में इनका दाब कितना होता है, 1 वायुमंडल होता है, क्योंकि दाब बढ़ाने से इनके गलनांक क्वथनांक पर प्रभाव पड़ जाता है और वो बदल जाएगा। तो याद रखे रहना, जब भी द्रवणांक निकालो दाब कितना होना चाहिए, 1 वायुमंडल। आगे देखो, कहां तक लिखे, अगला पॉइंट लिख लो। अमोनिया गैस विद्युत की कुचालक है। अमोनिया गैस विद्युत की कुचालक है। अमोनिया गैस विद्युत की कुचालक है।
हो गया। परंतु इसका जलीय विलयन, परंतु इसका जलीय विलयन, परंतु इसका जलीय विलयन हो गया आयन उपस्थित होने के कारण, परंतु इसका जलीय विलयन आयन उपस्थित होने के कारण, आयन उपस्थित होने के कारण, इसका जलीय विलयन आयन उपस्थित होने के कारण हो गया विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। हो गया ना। बाकी चीजें कल करेंगे। चलते चलते लिख लो क्रांतिक ताप की परिभाषा ऊपर। क्रांतिक ताप वह ताप होता है, क्रांतिक ताप वह ताप होता है, क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिससे ऊपर, जिससे ऊपर गैस को केवल, गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं कर सकते हैं, जिससे ऊपर गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं कर सकते हैं, जिससे ऊपर गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं कर सकते हैं। हो गया ना। बस अब अगली हेडिंग लिख लो नीचे, अमोनिया के रासायनिक गुण, इसको कल पढ़ेंगे अब।